विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पाठ 1 से संबंधित एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल से हमारा, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशी गोलों पर 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। तो दोनों आवेशों के बीच जो माध्यम है, आवेश Q1 और आवेश Q2 के बीच जो माध्यम है वो वायु है, और वायु माध्यम में रखे इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर। पहले आवेश की मात्रा क्या है, Q1 बराबर 2 × 10⁻⁷ कूलम, और दूसरे आवेश की मात्रा क्या है, Q2 बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलम। दोनों आवेशों के बीच की दूरी है स्मॉल r बराबर 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 30 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। इसी को और लिख सकते हैं 3 × 10⁻1 मीटर। बच्चों, किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल कूलाम के नियम के अनुसार ज्ञात किया जा सकता है, और कूलाम के नियम के अनुसार इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल कैपिटल F वो होगा, कैपिटल F = 1/4πε0 दोनों आवेशों के बीच गुणनफल बटे दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग। तो F बराबर क्या हुआ, 1/4πε0 का मान रखेंगे, वो है 9 × 10⁹। पहला आवेश है हमारा 2 × 10⁻⁷, दूसरा आवेश है हमारा 3 × 10⁻⁷, और इनके बीच की दूरी है 3 × 10⁻⁴। तो बच्चों यहां पर 9 × 4, 9 × 6, 3 दूना 6, ऋण 7 गुणे में घात जुड़ जाएंगी तो ऋण 7 ऋण 14 और धन 9, तो 10⁻5, और डिवीजन में आएगा 9 × 10⁻2। तो 9 से 9 कट जाएगा और ये आपका उत्तर आएगा 6 × 10⁻3 न्यूटन। चूंकि बच्चों यहां पर दोनों आवेशों की मात्राएं धनात्मक है, दोनों आवेशों की प्रकृति धनात्मक है, तो इनके बीच लगने वाला जो विद्युत बल होगा वो प्रतिकर्षणकारी होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्रतिकर्षणकारी। तो किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों को ज्ञात करने के लिए, किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल को ज्ञात करने के लिए हम लोग कूलाम के नियम का उपयोग करते हैं, और कूलाम के नियम का सूत्र है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r², जो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल होता है। इसमें बेटा दूसरा जो प्रश्न है आपका, 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो, दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो 0.4 माइक्रोकूलम आवेश का एक छोटा गोला है, और इस पर किसी दूसरे गोले के कारण 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है, और दूसरे गोले पर आवेश की मात्रा 0.8 माइक्रोकूलम दी गई है, और हमको दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है ये भी ज्ञात करना है। तो प्रश्न संख्या 1.2 में हम लोग देखते हैं, में हम लोग देख रहे हैं, जो हमारा पहला आवेश दिया गया है Q1 बराबर, और जो दूसरा आवेश दिया गया है Q2 बराबर। पहले आवेश से दूसरे आवेश के बीच की दूरी नहीं दी गई है, यह हमें
ज्ञात करनी है। जो 0.4 माइक्रोकूलम का पहला आवेश है उस पर जो बल लग रहा है वो दिया गया है F बराबर 0.2 न्यूटन। और पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर जो बल है उसका मान ज्ञात करना है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। और प्रश्न में पहले आवेश की मात्रा 0.4 माइक्रोकूलम दी गई है और दूसरे आवेश की मात्रा 0.8 माइक्रोकूलम दी गई है और इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है नंबर ए में। और नंबर बी में दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण लगने वाला बल ज्ञात करना है। दूसरे गोले पर पहले गोले द्वारा आरोपित बल ज्ञात करना है। आरोपित बल तो किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल जो हमारा है वो कूलाम के नियम पर निर्भर करता है। कूलाम के नियम से हम लोग उसको ज्ञात करते हैं। तो यहां पर हम लोग कूलाम के नियम के अनुसार F = 1/4πε0 दोनों आवेशों के बीच गुणनफल और बटे बीच की दूरी का वर्ग कर देंगे और हमें दूरी ही ज्ञात करनी है। तो इसको लिखा ε0 Q1 Q2 अपॉन कैपिटल F R² = 1/4π9 × 10⁻9। पहले आवेश की मात्रा 0.4 × 10⁻6 कूलाम। दूसरे आवेश की मात्रा 0.8 × 10⁻6 कूलाम। ये माइक्रोकूलाम को हमने कूलाम में कन्वर्ट कर लिया। तो पहले आवेश की मात्रा लिख देते 0.4 × 10⁻6। दूसरे आवेश की मात्रा लिख देते 0.8 × 10⁻6 और दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है 0.2 न्यूटन। अब देखिए 0.2 0.4 से कैंसिल हो जाएगा दो बार में और ये बना हमारा 8 × 16 = 144 और एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा 14.4 और ये 10⁻9 है। ऋण 6 ऋण 6 ऋण 12 होगा और ऋण 12 धन 9 10⁻3 R²। तो बच्चे इसको हम लोग लिख सकते हैं R² = 144 × 10⁻4। अब देखिए यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि R² बराबर 144 × 10⁻4 है। तो R का मान जो निकल कर आएगा वर्गमूल लेने पर 144 × 10⁻4 तो 12 12 में 144 ये 12 हो जाएगा और 10⁻4 बनेगा जाके हमारा 10⁻2। तो ये R बराबर 12 × 10⁻2 मीटर या इसी को हम लोग 12 सेंटीमीटर या इसी को हम लोग 12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी होगी 12 सेंटीमीटर। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल और दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर आरोपित बल ये समान होते हैं। तो जो दूसरे गोले पर पहले गोले द्वारा आरोपित बल होगा वो भी हमारा दूसरे गोले पर पहले गोले के द्वारा आरोपित बल ये भी हमारा कैपिटल F = 0.2 न्यूटन प्रतिकर्षणकारी होगा। प्रतिकर्षणकारी। तो बच्चों ये कूलाम के नियम पर आधारित प्रश्न था जिसमें पहले आवेश की मात्रा दी गई थी, दूसरे आवेश की मात्रा दी गई थी और दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर बल कितना लग रहा है वो दिया गया था। तो जिसकी वैल्यू 0.2 न्यूटन थी। हमें इन दोनों आवेशों के बीच दूरी ज्ञात करनी थी तो जो 12 सेंटीमीटर निकल आई और दूसरे गोले पर पहले गोले द्वारा लगने वाला बल तो कूलाम के नियम में
किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल में पहला आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाता है, दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर उतना ही बल लगाता है, लेकिन दोनों की दिशाएं विपरीत होती हैं। तो इस प्रकार जो हमने दूसरे आवेश पर पहले आवेश के द्वारा आरोपित बल F बराबर 0.2 न्यूटन प्रतिकर्षणकारी ज्ञात कर लिया। देखिए बच्चों, देखते हैं तीसरा प्रश्न जो है हमारा, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² अपॉन GME/MP विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? तो जो दूसरा प्रश्न है हमारा, इसमें ke² अपॉन GME/MP को विमाहीन सिद्ध करना है, और दूसरा सभी नियतांकों के मान को रख करके हमें इस ke² अपॉन GME/MP का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों 1.3 में हमारे पास एक नियतांक दिया गया है ke² अपॉन GME/MP, और हमें इसको सिद्ध करना है। सबसे पहला विमाहीन है, और दूसरा सिद्ध करना है कि ke² अपॉन GME/MP का मान क्या है। तो इसका मान भी सिद्ध करना है, इसका मान क्या है। तो पहली बात तो ये विमाहीन है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। दूसरी बात ये कि इसका मान क्या है, ये हमें सिद्ध करना है। 1.3 NCERT प्रॉब्लम। तो बच्चों, स्मॉल e क्या है? इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन का आवेश है, और me क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। MP क्या है? प्रोटॉन का द्रव्यमान है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e, प्रोटॉन का आवेश स्मॉल e, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me और प्रोटॉन का द्रव्यमान MP। तो कुछ ये इस तरह से दिखाई दे रहा है कि जैसे इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल तथा उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है। तो चलिए देखते हैं यहां पर, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल जब उनके बीच दूरी स्मॉल r, तो भाई ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा एक प्रोटॉन है, और इनके बीच दूरी स्मॉल r है। तो इनके बीच जो वैद्युत आकर्षण बल होगा वो कितना होगा? कैपिटल F। वो हो जाएगा 1/4πε0। तो यहां पर ये जो k है, इस k की वैल्यू जो 1/4πε0 की इक्वल, तो k इंटू पहला आवेश, कूलाम के नियम से हम लोग देख रहे हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। तो पहला आवेश हमारा E, दूसरा आवेश भी हमारा E, और दोनों के बीच की दूरी जो है r है, तो r वर्ग हो गया। तो F बराबर बन गया ke² अपॉन स्मॉल r। ये दोनों इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, E फॉर इलेक्ट्रिक। तो ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार हम लोग इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो द्रव्यमान है, उन द्रव्यमानों के कारण इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित हो रहा है, वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, जब उनके बीच दूरी
स्मॉल आर। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या निकलेगा, देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम और प्रोटॉन का द्रव्यमान एम पी, और इनके बीच का दूरी कितना है, स्मॉल आर। तो यहां पर एफ न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से एफ जी जो निकल कर आएगा वो आएगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी, दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल एम ई एम पी और बटे दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब अगर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देते हैं तो ये एफ ई अपॉन एफ जी, ये हमारा आने वाला है के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और भाग में भिन्न पलट जाती है, व्युत्क्रम हो जाता है उसका, तो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू एम पी। तो आर स्क्वायर से कैंसिल, ये हमारा पूरा बन के आ गया एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। तो ये जो अनुपात आ रहा है एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम ई एम पी, यह अनुपात हमारा वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच का अनुपात है। दो समान विमा वाली भौतिक राशियों के बीच अनुपात सदैव विमाहीन होगा। तो इसका मात्रक एफ ई का मात्रक और एफ जी का मात्रक समान है, इसलिए इनके अनुपात से प्राप्त के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी मात्रकहीन होगा, विमाहीन होगा। यही हमको सिद्ध करना था, क्योंकि समान भौतिक राशियों के बीच अनुपात से प्राप्त के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी एक विमाहीन राशि होगी, तो इसका जो सेकंड पार्ट है उस सेकंड पार्ट की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में ये है, भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, यह अनुपात क्या बताता है। तो मैं भौतिक नियतांक की सारणी देख करके के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इनके मानों को रख करके इसको हल करेंगे और इसका उत्तर देंगे कि यह अनुपात हमें क्या बताता है। बच्चों, हमें के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी का मान ज्ञात करना है। तो के का मान हुआ 9 × 10⁻9 और स्मॉल ई का मान हुआ 1.6 × 10⁻19 का वर्ग, और ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान है 6.67 × 10⁻11, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, और जो हमारा प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। तो इस तरीके हम मान को रख करके इसको हल करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि अब इसमें केवल कैलकुलेशन है, तो हम ये चाहेंगे कि आप इस कैलकुलेशन को अपने आप से करें, और यह मान 2.4 × 10⁻39 आएगा। तो इसको हल करने के बाद आप इसका मान निकाल सकते हैं 2.4 × 10⁻39। क्लियर। तो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, यह अनुपात क्या बताता है। तो यह अनुपात आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच
लगने वाला जो वैद्युत बल है ये गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 2.4 गुणे 10⁻39 गुना अधिक है। आप यहाँ पे चूंकि ये वाला जो मान है आपका, ये आपका Fe/Fg के इक्वल है, तो अथवा का क्या थ्योरी बेस्ड है। कह रहा है किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकटन से क्या तात्पर्य है। स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों का व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत, वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण का जो सिद्धांत है इसके अनुसार किसी भी पदार्थ में जो वैद्युत आवेश की मात्रा है, किसी भी पदार्थ में जो वैद्युत आवेश की मात्रा है Q, वो मूल आवेश E की मात्रा का n गुना होता है। तो अब यहां पे किसी भी पदार्थ में उत्पन्न वैद्युत आवेश की मात्रा Q मूल आवेश स्मॉल e का n गुना होता है। अब E का मान जो है हमारा वो 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, और जो स्मॉल n है वो पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता के मान को प्रदर्शित करता है। कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या अधिक की गई है पदार्थ में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, या ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है। ये प्राकृतिक संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 n। अब बच्चों यहां पर जब हम लोग वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत बिल्कुल आसान सा है। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी करेंगे तो धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता करेंगे तो ऋणात्मक आवेश आने वाला है। तो वैद्युत आवेश को सदैव मूल आवेश E के पूर्ण गुणक के रूप में उत्पन्न किया जा सकता है। जब हम अब देखिए सबसे छोटा आवेश जो संभव हो 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो जब हम कम वैद्युत आवेश की मात्रा की बात करते हैं तो उसमें हमें वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत को देखना होता है। लेकिन जब हम 5 कूलम 6 कूलम इस तरह बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश की चर्चा करते हैं, बात करते हैं, वैद्युत आवेश की मात्रा के लिए बलों को देखते हैं, तो इस केस में ये जो मान है ये हमारा प्रश्न संख्या 1.5 में जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े के साथ रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना को वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट है कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण के नियम से इस प्रकार सामंजस्य रखता है। तो देखो बच्चों, जब कांच की छड़ को, जैसे कोई कांच की छड़, और इस कांच की छड़ को हम रेशम के टुकड़े के साथ रगड़े, ये रेशम का टुकड़ा, तो जब कांच की छड़ रेशम के टुकड़े के साथ रगड़ी जाएगी तो रगड़ने से पहले कुल आवेश कितना है? रगड़ने से पहले कुल आवेश, ना तो कांच की छड़ आवेशित थी और ना ही रेशम का टुकड़ा आवेशित था, तो कुल आवेश हमारा 0 था, क्योंकि कांच की छड़ में भी वैद्युत आवेश 0 और रेशम के टुकड़े में वैद्युत आवेश 0। लेकिन रगड़ने के बाद जो रेशम है इससे मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन कांच में चले जाते, तो जब रेशम से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कांच में जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ये जो हमारी कांच की छड़ है ये ऋणात्मक आवेशित हो जाएगी। मान लीजिए इसमें Q + N आवेश आ गया, लेकिन जितना आवेश कांच की छड़ में आएगा उतने ही इलेक्ट्रॉनों की कमी रेशम में होगी और उतना ही धनात्मक आवेश इस रेशम के टुकड़े में आ जाएगा। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर कम हुआ तो स्मॉल ई आवेश, और n इलेक्ट्रॉन अगर यहां कम हुए तो धन n आवेश, ये रेशम में इतने वैद्युत आवेश की मात्रा धनात्मक में आने वाली है। तो आप बताओ रगड़ने के बाद निकाय का कुल आवेश क्या बना? निकाय का कुल आवेश, अभी हमारे कांच में ऋण इनी अगर आवेश आ रहा है तो रेशम के टुकड़े में इतना ही धन इनी आवेश आने वाला है। तो जब हम दो वस्तुओं को, दो युग्मों को रगड़ते हैं तो एक में जितना धनात्मक आवेश आएगा उतने में दूसरे में
उतना ही ऋणात्मक आवेश आएगा। तो कुल जो आवेश की मात्रा है वो शून्य होगी। और वैद्युत आवेश के संरक्षण के सिद्धांत कहता है कि किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश सदैव संरक्षित रहता है। मतलब वैद्युत आवेश उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता। तो निकाय में दो वस्तुएं हैं और एक वस्तु में जितना ऋणात्मक आवेश आ रहा है दूसरी वस्तु में उतना ही धनात्मक आवेश आ रहा है। तो निकाय का जो कुल वैद्युत आवेश है पहले भी शून्य था और रगड़ने के बाद भी शून्य।